अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 9 तक के एमसीक्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, सीक्वेंस वाला और सीरीज़ वाला। कह रहे हैं जी पहले एमसीक्यूज़ में, ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है। द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, देखें सबसे पहले तो देखें ये सीक्वेंस कौन सा बन रहा है। ठीक है जी, 1+3 इज इक्वल टू 4, 4+5 इज इक्वल टू 9। तो ये ना तो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रहा है ना ही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, अब एक तकनीक होती है कि हम देखते हैं कि जितने नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं ना उनका कौन सा सीक्वेंस है। देखें जी, पहले हमने 3 ऐड किया, फिर हमने 5 ऐड किया, फिर हम 7 ऐड करेंगे, फिर 9 ऐड करेंगे। तो इस तरह आप फोर्थ टर्म में कितने ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। तो आप 7 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। अब आपने इसमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो आप जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे 5 पुट कर दें। इनका आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। इनकी आपने नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है, तो आपके पास ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होता है, सीरीज होती है, सीक्वेंस है। ठीक है जी, कौन सा? अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। तो इसको आप 2 सीक्वेंसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाले सीक्वेंस में आप 4 ऐड करते जाएंगे और नेगेटिव वाले में 4 माइनस करते जाएंगे, तो आपके पास ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएंगे। तो एक टर्म आपने पॉजिटिव सीक्वेंस वाली फाइंड करनी है, एक टर्म आपने नेगेटिव सीक्वेंस वाली फाइंड करनी है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव सीक्वेंस का 13 और नेगेटिव सीक्वेंस का -15 आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ वाले में कह रहे हैं कि आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो A1 आपके पास 3 है और आप कॉमन रेशो आपके पास 2 आ जाएगी 6/3। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म डिवाइड करके। और आपके पास फार्मूला आपको पता है AN इज इक्वल टू A1 इंटू आर रेज टू पावर n-1 होता है। तो आपने फोर्थ टर्म फाइंड कर लेनी है। इसकी 3 टर्म्स दी हुई हैं, आपने नेक्स्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, n इज इक्वल टू 4। कॉमन रेशो, इनमें कॉमन रेशो क्या है जी, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म डिवाइड कर दें तो 1/3 आ जाएगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा कर 2 और 4 को और इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा। नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी जीरो। देखें जी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कॉमन रेशो फाइंड करना होती है और नेक्स्ट टर्म में से हमने प्रीवियस टर्म को डिवाइड करना होता है। तो जब डिवाइड में हमारे पास जीरो आ जाएगा तो वो तो आंसर ही अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखें जी, हमारे पास नेक्स्ट में है कि ये कौन सा प्रोग्रेशन है। देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 2, 7, 12 बन रहा है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और चूंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है इन्होंने 1/2, 1/7, 1/12, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल हमें पता कौन सा सीक्वेंस होता है, हार्मोनिक सीक्वेंस। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखें जी, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज होगा अगर हम आर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कॉमन रेशो की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 1 से लेस होगी। ठीक है जी, अगर 1 से ग्रेटर हो जाएगी तो वो डाइवर्ज कर जाएगा, यानी उसका हमें कोई स्पेशल आंसर, यूनिक आंसर नहीं मिल सकता। तो अगर कन्वर्ज करेगा तो हमें यूनिक आंसर मिलेगा। A sequence which has no last term is called infinite sequence. Obviously the sequence, this sequence, ये कौन सा सीक्वेंस है जी। देखें जी, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म डिवाइड करें तो आपके पास सेम कॉमन रेशो आ रही है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गया। द कॉमन रेशो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। द नेक्स्ट टू टर्म्स, इसमें नेक्स्ट टू टर्म्स देखें -5। अब A1 आपके पास -5 है और आपके पास जो इसमें से देखें डिफरेंस आ रहा है आपके पास, कॉमन डिफरेंस वो है 3 का, 2 का +2। तो n आपने क्या फाइंड करना है, n4 के लिए टर्म फाइंड करनी है A4 और A5 फाइंड करनी है आपने। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, तो आप वो फार्मूला लगाएं। ये सिंपल, आप ये देखें -5 में +2 ऐड किया तो -3, +2 फिर ऐड किया -1, फिर +2 ऐड किया +1 आ जाएगा, फिर +2 ऐड किया 3 जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका है जी बी वाला ऑप्शन। अब इसमें हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी, तो आप जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे आपने 4 पुट कर देना है। इसमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, n की जगह पे 3 पुट कर देना है। और इस सीक्वेंस में जिसमें हमारे पास हर वैल्यू बाय एडिंग सम फिक्स नंबर आ जाए वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। और रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है जी, और इसमें देखें कॉमन डिफरेंस क्या है जी, आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए
इस वाले सीक्वेंस में देखें 12 माइनस 9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है जी 3। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब कि डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, ऐसे ही है ना, x की जगह पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज है, ओके हो गया जी, इनफाइनाइट सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज है इनफाइनाइट। तो हमारे पास तो और सम हो रहा है, और सम ऑफ इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज हमारे पास गिवन ही नहीं है, ठीक है जी, डिफाइंड ही नहीं है। अरिथमेटिक सीरीज का इनफाइनाइट सम हमारे पास डिफाइंड नहीं है उसका फार्मूला, तो वो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जब हम सम फाइंड नहीं कर सकते तो हम वहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास रेसिप्रोकल में पड़ा हुआ है, कह रहे हैं कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस में होगा। अगर ये उसने दे दिया कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस में है, तो हमें पता है कि हार्मोनिक सीक्वेंस जो होता है वो तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब इन सारी टर्म्स को अगर हम उल्टा देंगे तो हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। तो कह रहा है कि उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या होगी, वही टर्म जो इसकी थर्ड है, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो 11 आ जाएगा, ठीक है जी। फार्मूला ऑफ देखें हमारे पास आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम 1 से क्या चीज़ माइनस करेंगे जो 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना। देखें यहाँ से 1 से माइनस हो रहा है, ये ठीक है, आर रेज़्ड पावर n माइनस, आर की एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है ना 1 से, तो इसकी पावर भी 1 से माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें आर वन आर से माइनस हो रहा है, तो ये आंसर तो हमें नहीं चाहिए, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये भी 1 से माइनस हो रहा है, ये भी 1 से, तो ये हमारे पास आंसर है। इसमें देखें दोनों में से 1 माइनस हो रहा है, तो ये भी गलत है। इसमें देखें इसमें से 1 माइनस हो रहा है, ये भी गलत है, ठीक है जी। ये याद रखने का तरीका है कि अगर हमारे पास आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमने ऐसे फार्मूले पे टिक करना है कि जिसमें से आर या आर की कोई भी पावर 1 से माइनस हो रही होगी। अब इसमें से आपने A5 फाइंड करना है, तो आपने यानी की जगह पे 5 पुट कर देना है। इसमें मीन आपने फाइंड करना है 2 और -2 को जमा करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना, आंसर 0 आ जाएगा। अरिथमेटिक्स मीन बिटवीन इन दोनों को जमा करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। अब देखें फॉर 2 नंबर्स A एंड B, A जमा B बटा 2, दोनों को जमा किया 2 पे डिवाइड कर, तो अरिथमेटिक मीन है हमारे पास। यानी कि इफ H इज ए हार्मोनिक मीन, ये गिवन है जी, H क्या है हार्मोनिक मीन है दो नंबर्स के दरमियान। ये हार्मोनिक मीन कब होगा, अगर A और B किस प्रोग्रेशन में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है जी। समटाइम्स द डोमेन ऑफ फंक्शन इज टेकन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। समटाइम हमें सीक्वेंस बनाने के लिए कुछ जो टर्म्स होती हैं ना वो रियल नंबर से लेनी पड़ती हैं, माइनस भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म क्या होगी। देखें जी ये सीक्वेंस ना तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है, तो इसमें से आपने वो जो थर्ड तरीका मैंने आपको बताया था वो अप्लाई करें। 5 ऐड किए तो 10 आ गया, फिर 6 ऐड किए 16 आ गया, फिर 7 ऐड करेंगे, फिर 8 ऐड कर देंगे, फिर 9 ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होगा। अब चैप्टर नंबर 8 आता है जी, 5 फैक्टोरियल आपको वो ओपन करना आता है जी। 5 से लेस जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना 5 के साथ, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 120। ये 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल को भी आप लोगों ने सॉल्व करना जी। 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 × 5 इज इक्वल टू 30, ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, देखें टू मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू है, तो जिसमें टू टर्म्स आ गए वो बाइनोमियल होगा। 0 फैक्टोरियल आपके पास आंसर 1 आता है, और 10 कॉम्बिनेशन 8 आपके पास फार्मूला है जी। एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला नेक्स्ट MCQs में भी आएगा एक में, तो वहाँ से आप लोगों ने फार्मूला देख लेना। एन की जगह पे आपने ऊपर वाली वैल्यू और आर की जगह पे आपने नीचे वाली वैल्यू ये 8 पुट कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। एन कॉम्बिनेशन 0 हमारे पास होता है जी 1 के इक्वल। इस एक्सप्रेशन में सेकंड टर्म कौन सी होती है, तो देखें जी TR+1 वाला आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो आर सेकंड टर्म हमने फाइंड करनी, तो आर हमारे पास इधर 1 होगा तो फिर ही हमारे पास 2 आएगा। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास इस वाले फार्मूले में आपने बुक से देखना फार्मूला कौन सा ये, तो जहाँ जहाँ पे आर आ रहा है वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना, और जहाँ पे आपके पास n आ रहा है वहाँ पे आपने ये वाला 5 पुट कर देना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 5a⁴ × b, ठीक है जी।
अब ये वाली जो सीरीज़ है हमारे पास, ये ऑब्वियसली बाइनोमियल सीरीज़ है। द नंबर ऑफ टर्म्स देखें जी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 9, तो इस 9 में एक जमा करेंगे तो हमारे पास 10 नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। जितनी पावर होगी उस फार्मूले में, उसमें एक जमा करते हैं, उतने आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। इसमें देखें नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स आपने फाइंड करनी है, तो वो भी देखें। फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है आपने TR+1, तो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको 1 चाहिए, तो इसका मतलब R हो जाएगा 0, तो सेकंड टर्म के लिए R हो जाएगा 1। ठीक है जी, तो वही फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है और दोनों को आपने एक सीरीज़ में लिख देना है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 1 - 3x। अब n कॉम्बिनेशन n हमारे पास होता है जी 1 के इक्वल। आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करके भी देख सकते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ए बी, देखिए जी हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ में जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं ना ए बी, उन दोनों को अगर हम जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 1 का। 1 कह रहा हूँ, n आंसर आता है। ठीक है जी, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसकी। ठीक है, ये हाईएस्ट पावर अगर हमारे पास 10 है, तो ए की पावर और बी की पावर दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। ठीक है जी, इसमें n कॉम्बिनेशन r का ये देखिए फार्मूला दिया हुआ है, ये ए पे इसका फार्मूला गिवन है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, देखिए जी हाईएस्ट पावर 5 है, 5 में 1 ऐड कर दें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 6। अब इसका आपने सम फाइंड करना है इस वाले नंबर का, तो देखें ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, ये अरिथमेटिक सीरीज अरिथमेटिक सीरीज है और फाइनाइट भी है 4n - 3 तक। ठीक है जी, ए एन टर्म कौन सी इसके पास, ए एन टर्म 4n - 3, और A1 आपके पास 1 है, आपके पास डिफरेंस आ रहा है जी 4 का, और सम ऑफ एन फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज आपके पास होता है जी SN = n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D, और कैपिटल ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाती है। तो इसमें आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इन दिस, इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो मैंने देखें जी आपको 8.2 वाले लेक्चर में आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बताया था कि सबसे पहले तो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपने देखना है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में आपके पास 3 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आर की क्या वैल्यू आएगी, आर की वो वैल्यू आएगी जो वाई की पावर में है, वाई की पावर में 1 है तो आर आ जाएगा 1। ठीक है, अब आपने देखना है कि एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट पड़ा है, 1 पड़ा है, तो आपने 1 की पावर में एक्स की पावर लिख देनी है। ठीक है, वो आ जाएगी 2, और y के साथ कोफिशिएंट पड़ा है जी आपके पास -2 वाला, तो इसमें आपने लिखना है -2 और इसकी पावर में 1। अब 3 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर होता है जी 3 × 1 स्क्वायर = 1 और मल्टीप्लाई -2, तो इसका आंसर आता है जी -6। ठीक हो गया। अब 0 फैक्टोरियल आपके पास आंसर 1 होता है और 6 फैक्टोरियल आप लोगों ने ओपन करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दी एक्सपोनेंट इन, इसमें एक्सपोनेंट कौन सा है, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, तो वो है हमारे पास 7। दी मैथमेटिशियन हु डिवाइज्ड द मेथड ऑफ इंडक्शन, देखेंगे इस चैप्टर के स्टार्ट में आपके पास ये आ जाएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन का किसने दिया था, डिवाइज किया था इसे, फ्रांसेस्को मोरोलिको ने। अब आपने क्या करना है जी, जो लास्ट वाला एमसीक्यू है इसका, उसमें nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस दी गई है, तो वो कह रहा है कि बताएं कि ये किस पे डिविजिबल है, तो आपने चूंकि सीक्वेंस में हमारे पास हम लेते हैं जो डोमेन नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, तो आप इसमें पहले 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3, और 3 पे डिवाइड होता है, 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 15, और 15 3 पे डिवाइड होता है। इसी तरह सो ऑन आप जाएंगे तो ये सारे जिस पे भी डिवाइड होते हैं 3 पे डिवाइड होंगे। ठीक है जी, लास्ट चैप्टर जी हमारे पास चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री पे है जी, तो वो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्या है, किसकी मेजरमेंट है, ट्राइंगल की मेजरमेंट है। इनिशियल साइड ऑफ रोटेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है जी, ये वाला होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और इसके जो एंगल्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन के उलट चलते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही है, तो कह रहे हैं कि अगर वो घड़ी की डायरेक्शन में चलें घड़ी के डायरेक्शन में चलें तो हमारे पास एंगल नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है जी, और साथ में कह रहे हैं कि तीसरे एमसीक्यूज में 1/4 कंप्लीट द रोटेशन ऑफ फॉर्म्स एंगल, अगर हमारे पास ये वाली रोटेशन इसका एक हिस्सा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इसका 1/4 अगर कंप्लीट करते हो तो एंगल कौन सा बनेगा, 90 का एंगल बनेगा।
1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं जी? 60 × 60, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। अब आपने इसको डेसिमल फॉर्म में यानी कि अशारिये की शक्ल में लिखना है, तो आपके पास 15 डिग्री तो पहले से मौजूद है। आपने 20 को 60 पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको 15 में ऐड कर देना। ठीक है जी। इनको आपने डेसिमल मिनट्स डिग्री मिनट और सेकंड में लिखना है, तो 18 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपके पास वहाँ से मिनट बनेंगे, जो सेकंड बनेंगे वो आप लोगों ने बता देने इधर। ठीक है जी। आर रेडियस है, 2r आर्क है, एंगल क्या होगा? देखें जी, हमारे पास जब रेडियस की लंबाई 1 होती है, आर्क जो होती है वो 1 होती है, तो हमारे पास 1 रेडियन का एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ये सर्कल है हमारे पास, रेडियस 1, ठीक है जी, आर्क भी 1, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। लेकिन अगर हम आर्क को बढ़ा देते हैं, रेडियस भी और आर्क को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है 2 रेडियन। आर्क की लंबाई कितनी बताई उन्होंने? 2r, ठीक है जी, रेडियस के 2 गुना। तो इसका मतलब फिर जब ये फार्मूला हमारे पास आएगा L = r थीटा, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो 2 रेडियन का हो जाएगा। ठीक है जी, एंगल भी बढ़ जाएगा। आप इस डेफिनेशन से ही देख सकते हैं। अगर ये r है और ये हमारे पास एंगल बना, पहले ये 1 था, ये फिर डबल हो गया। ठीक है जी, जैसे जैसे हमारे पास आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास वो एंगल भी बढ़ता जाएगा। अब 35 डिग्री किसके इक्वल है जी? आपने रेडियन में लिखना है, तो इसको आपने π/180 से मल्टीप्लाई करवा देना है। और अगर डिग्री से आपने रेडियन में जाना है तो आपने π/180 से मल्टीप्लाई, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो 2 डिग्री का आंसर आ जाएगा π/90। 2 पाई रेडियन से हमारे पास 360 के इक्वल होता है। 3π/2 को आपने 180/π से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 270। अब देखिए L = 2, R = 1, तो थीटा = L = r थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 1 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल, देखें जी, रेडियस r आपको गिवन है 1 और सेंट्रल एंगल जो थीटा है वो आपको 2 रेडियन गिवन है, तो एरिया आप लोगों ने मालूम करना है। तो देखें, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल आपके पास था ½ r² थीटा, तो वो फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज को टर्मिनल विद 60 डिग्री। तो देखें जी, हमने पढ़ा था को टर्मिनल एंगल वो होता है कि अगर हमारे पास हम इस एंगल को इन टुकड़ों में तब्दील करते हैं, 90 में, 180 में, 270 या 360 में हम चेंज करते हैं, तो जो एंगल पीछे बचेगा ना हमारे पास, रिमेनिंग एंगल, वो हमारे पास को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखें जी, -300 में अगर हम 60 माइनस करते हैं तो हमारे पास -360 आंसर आता है। तो इसका मतलब कि 60 ऐड करें या 60 माइनस करें तो हमारे पास ये 60 का को टर्मिनल ये वाला बनता है। ठीक है, तो उसके बाद है जी 4 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को टर्मिनल ऑफ 40। देखें जी, -320 की तरफ देखें या 400 की तरफ देखें, तो इसमें से अगर हम 360 यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास मेन एंगल्स हैं, 90 है, वो 180 है, फिर 270 है, फिर 360 है, तो ये मेन एंगल्स इनमें से आप माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो आपके पास को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। ठीक है जी, तो 400 में से 360 माइनस कर दें तो आपके पास 40 बचता है, ये तो इसका को टर्मिनल है। 760 में से अगर आप 360 को माइनस करते हैं तो 300 बचता है, फिर 360 माइनस करते हैं तो फिर आपके पास 40 बचता है। 360 कह रहा हूँ, 270 ऐड माइनस करते हैं तो। ठीक है जी, 760 में से अगर आप 360 माइनस करते हैं तो आपके पास 400 बचता है, फिर आपने 360 माइनस करना है तो आपके पास 40 बचता है, तो ये भी को टर्मिनल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर 680 में देखें तो ये भी को टर्मिनल हो जाएगा 40 का, लेकिन -320 इसका को टर्मिनल नहीं होगा। ठीक है जी, अब कह रहे हैं कि विच एंगल इज नॉट क्वाड्रेंटल। क्वाड्रेंटल एंगल वही होते हैं वो जो 90 मेन एंगल, जिसको मैंने नाम दिया मेन एंगल, 90 का, 180 का, 270 का और 360 का जो एंगल है वो क्वाड्रेंटल एंगल है। तो इनमें से देखें कौन सा नहीं है, वो 150 नहीं है। विच एंगल इज क्वाड्रेंटल, वो 180 का है। अब कह रहे हैं कि अगर एंगल हमारे पास 90 और 180 के दरमियान में हो, ये 90 है और ये 180 है, अगर इसके दरमियान में, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? दूसरे वाला। ठीक है जी, ये पहले वाला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक हो गया जी।
अब हमारे पास इफ टर्मिनल साइड लाइज इन दिस साइन थीटा लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव है साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखें जी हमारे पास इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें कोस थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें टैन थीटा पॉजिटिव होता है। तो कह रहे हैं कि साइन थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा इन दोनों में नेगेटिव होता है, और कोस थीटा पॉजिटिव है तो कोस थीटा इसमें नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि साइन थीटा इसमें नेगेटिव और इसमें कोस थीटा पॉजिटिव है, तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि सीकेंट थीटा जो है लेस देन जीरो है, टैन थीटा जो है ग्रेटर देन जीरो। अब हमें पता है कि सीकेंट थीटा जो होता है वो हमारे पास कोज का जो होता है कि रेसिप्रोकल होता है, ऐसा ही है। तो टैन जो होता है वो पहले में पॉजिटिव होता है और तीसरे में पॉजिटिव होता है, और सीकेंट जो होता है वो पहले में पॉजिटिव होता है और चौथे में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब वो इन सीकेंट इन दो में नेगेटिव हुआ और टैन इसमें पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब कि टैन पॉजिटिव सीकेंट नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है जी। कोसिकेंट 30 देखें जी, आपके पास जो आंसर कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, जो आंसर आपके पास साइन 30 का आता है उसका आप रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास वो कोसिकेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कोस 270 आप कैलकुलेटर से फाइंड करें, या से आप क्वाड्रेंटल एंगल से देख सकते हैं कि अगर कोस इस वाली लाइन पे आता है ना, इस वाली लाइन पे, तो कोस की वैल्यू हो जाती है 1, इधर 1 है इधर -1 है, और अगर कोस इस वाली लाइन पे आता है तो कोस की वैल्यू इधर भी 0 और इधर भी 0। ठीक है जी। तो 270 आपके पास कोस आ रहा है 90, ये 180, ये 270 इस वाले पे आ रहा है, इस एक्सिस पे वाई पे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है जी 0 हमारे पास। ठीक है जी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा इसके इक्वल आ जाता है। अब tan 2 अल्फा का फार्मूला देखें, हमारे पास पता है हमें कि tan अल्फा प्लस बीटा जो होते थे ना, tan अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती थी हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा। तो देखें अगर हम यहाँ पर भी अल्फ़ा की जगह पर बीटा की जगह पे अल्फ़ा पुट कर दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये जो हमारे पास इधर भी हम अल्फ़ा ही पुट कर दें, तो देखें ये टैन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ये टैन अल्फ़ा प्लस टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टैन अल्फ़ा हो जाएगा, ये टैन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई टैन अल्फ़ा से होगा, टैन अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट तस्लीम होगा। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने रिमेनिंग 3 चैप्टर नंबर 7 से 9 तक के एमसीक्यूज परफॉर्म किए हैं। अगर इनमें कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर आप लोगों को इस बुक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बताइए, उस पर हम एक अलहदा से लेक्चर बना देंगे। तो फ़िलहाल आप लोग इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।